कहानी शुरू होती है यंग नाम की एक लड़की से, जिसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके जज्बात बहुत ठंडे हैं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। वो दुबई के एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है, तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। माँ उसे देखकर कहती है, क्या अब तक काफी नहीं हुआ? हमें पता चलता है कि यंग पिछले 10 सालों से रोज उसी रेस्टोरेंट में आती है, वही खाना मंगवाती है, बिना कभी ऊबे या थके। फिर वो अपनी माँ को अपने जीवन की सारी बातें बताने लगती है, लेकिन उसकी माँ बीच में ही रोक देती है और कहती है कि वो कुछ नहीं सुनना चाहती। यंग उसे सीधा देखती है और ठंडे स्वर में कहती है, जब मैं बोल रही हूँ तो बीच में मत बोलना। ये 20 साल में पहली बार है जब तुमने अपनी बेटी की आवाज सुनी है। क्या तुम्हें इसकी जरा भी कमी नहीं खली? तभी उसकी माँ उसके हाथ पर जख्म देखती है और पूछती है, ये क्या हुआ? यंग जवाब देती है कि उसके काम में ऐसे जख्म रोज लगते हैं। माँ कहती है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत पैसे छोड़े थे, तुम्हें ऐसे काम करने की जरूरत नहीं। यंग ठंडेपन से जवाब देती है, मैं ये आखिरी बात अनसुनी कर दूंगी, क्योंकि दादी ने मुझे सिखाया था कि दयालु बनो, कुछ ऐसा जो तुमने कभी सिखाने की कोशिश भी नहीं की। फिर एक फ्लैशबैक दिखता है जब यंग की माँ उसे एक थैले में पैसे देकर उसकी दादी के पास छोड़कर चली जाती है। दादी गुस्से में चिल्लाती है, कैसी माँ अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए छोड़ देती है क्योंकि जिंदगी मुश्किल हो गई। बाद में स्कूल से दादी को फोन आता है। टीचर कहती है, डिसेक्शन क्लास के बाद से यंग मुझसे बार बार कह रही है कि उसे एक और मेंढक चाहिए ताकि वो फिर से उसे काट सके। दादी खुद उसके लिए एक मेंढक लाती है। जैसे ही यंग उसे काटना शुरू करती है, दादी उसका स्कैल्पल छीनकर खुद का हाथ काट लेती है और कहती है, ये जानवर भी दर्द महसूस करते हैं। अगर तुम खुद तकलीफ नहीं चाहती तो दूसरों को मत तकलीफ दो। कितना समझदार सबक था, 10 में से 10। और सच कहूँ तो अगर तुम ये वीडियो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करो तो 100 में से 100 दूंगा। खैर, कहानी पर लौटते हैं। उसी वक्त यंग अचानक गुस्से में आकर अपनी दादी का गला दबाने लगती है, लेकिन दादी भी पीछे नहीं हटती। दोनों के बीच ये संघर्ष एक अजीब भावनात्मक सबक बन जाता है, क्योंकि यंग एक ऐसे इमोशनल डिसऑर्डर से पीड़ित है जिसमें वो किसी भी एहसास को महसूस ही नहीं कर पाती। दादी कहती है, ये हमारे नियम हैं, जिन पर हमें जीना है। यंग सोचती है, अगर बचपन से मैंने दादी के नियम नहीं माने होते तो शायद तुम अब तक अखबार के मौत वाले हिस्से में छप चुकी होती। अब चिंता मत करो, तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देखोगी। अलविदा माँ। वो चली जाती है और होटल लौट आती है। बाद में वो एक टूरिस्ट ग्रुप के साथ रेगिस्तान की सैर पर निकलती है। अचानक रेत का तूफान आता है। गाइड कहता है, ये तब होता है जब जिन्न हर 1000 साल में अपना नृत्य करता है। तुम खुशकिस्मत हो जो इसे देख रही हो। यंग बिना किसी भाव के देखती है और कहती है, बेचारा, ये तो 2 लोगों का नाच होता है, लेकिन वो अकेला कर रहा है। लगता है ये जिन्न मुझसे भी ज्यादा दुखी है। जाहिर है उसने ये बात भी बिना किसी भावना के कही थी। ग्रुप जाने के बाद यंग अकेले रास्ते पर निकल पड़ती है। उसकी दोस्त मैसेज करती है, ट्रिप कैसी चल रही है? यंग जवाब देती है, रेगिस्तान बहुत खूबसूरत है, विशाल और शांत, एकदम सही जगह जहां एक कैक्टस लगाकर उसके पास खुद को दफना दूं। उसकी दोस्त सलाह देती है कि गुस्सा कंट्रोल करो और अपनी घड़ी की टिक टिक सुनकर खुद को शांत करो। यंग वाकई ऐसा करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो किसी चीज से ठोकर खाकर गिर जाती है और मुंह के बल रेत में जा गिरती है। वो चीज असल में एक लैंप होती है। गुस्से में वो उसे जोर जोर से पीटने लगती है, जैसे वो उसकी माँ हो। सारा गुस्सा निकाल देती है। जब शांत होती है तो देखती है कि वो बस एक लैंप है। वो उसे उठाकर पलटती है और तभी एक जिन्न बाहर निकल आता है। लेकिन याद रखो, हमारी यंग रिएक्शन नहीं करती, वो सिर्फ एक्शन करती है, न डर न हैरानी। वो ठंडे स्वर में कहती है, कौन हो तुम? जल्दी बोलो, इससे पहले कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। जिन्न सीना तानकर शान से जवाब देता है, मैं खुद शैतान हूँ, मगर लोग मुझे जिन्न कहते हैं। यंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिना प्रभावित हुए आगे बढ़ जाती है। जिन्न उसके पीछे चिल्लाता है, रुको, मैं तुम्हें 1000 साल से ढूंढ रहा था। लेकिन वो ऐसे चलती रहती है जैसे वो अस्तित्व में ही ना हो, और जिन्न अपने लंबे बालों में उलझकर गिरता पड़ता उसका पीछा करता है। और इसी तरह शुरू होती है यंग की अजीबोगरीब यात्रा। जब वो अपने कमरे में जाती है तो उसे जिन्न वहीं मिलता है। उसके लंबे बाल पूरे कमरे में फैले होते हैं। वो उसे देखकर नाटकीय अंदाज में कहता है, 1000 साल है ना? यंग सूखे स्वर में जवाब देती है, तो तुम्हारे बाल तो 1000 साल में इतने बढ़ गए, लेकिन तुम्हारी दाढ़ी को पता तक नहीं चला। ये कोई तुक बनती है क्या? जिन्न बुदबुदाता है, कितनी शर्मनाक बात है। फिर कहता है, चलो छोड़ो, मुद्दे पर आते हैं, और अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि उस पर 1000 साल पहले यंग की वजह से शाप लगा था और तब से वो इसी लैंप में कैद है। हर बार जब कोई लैंप पाता है तो उसे 3 इच्छाएं मिलती हैं और वो उन्हें पूरी करता है। सदियों तक उसका सहायक अंकल सईद उसे बाहरी दुनिया की खबरें देता रहा, युद्धों, खोजों, आविष्कारों की सारी जानकारी। अंकल सईद यहाँ तक कि एक काले चीते में भी बदल सकता था। एक दिन अंकल सईद ने उसे बताया, अब इंसान पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं कि आत्माएं दोबारा जन्म ले सकती हैं। जिन्न ने हंसकर कहा, क्या बकवास है,
लेकिन उसी दिन से उसने एक कसम खाई, वो हजारों साल तक उसका इंतजार करता रहेगा और जब वो लौटेगी तो उसे नष्ट कर देगा, क्योंकि उसके लिए इंसान लालची और स्वार्थी प्राणी थे और उसने खुद इस बात को साबित कर दिया था। उसने अपनी तीनों इच्छाएं खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल की थीं। लेकिन उसकी आखिरी इच्छा ही थी जिसने उसे उस लैंप में कैद करवा दिया। 900वें साल तक पहुंचते पहुंचते जिन्न ने एक उपाय ढूंढ लिया। उसने खुदा से दुआ की, अगर मुझे आजाद करने वाला नेक इंसान हुआ तो मैं हार जाऊं और कैद ही रहूं, लेकिन अगर वो भ्रष्ट हुआ तो मैं जीतूं और आजाद हो जाऊं। फिर वो यंग की ओर देखकर कड़वाहट से बोला, और फिर तुम आई वो लैंप इतनी जोर से हिलाते हुए कि मेरा पेट ही उलट गया। मैंने अभी अभी खाना खाया था। औरत, यंग ने उसे बेपरवाही से देखा। अजीब है, तुम मुझे डरा नहीं पा रहे और मैं भी तुम्हें कोई इज्जत नहीं दे रही। तुम इंसान नहीं हो क्या? लगता है मैं गलत जगह आ गई हूँ। जिन्न मुस्कुराया, कोई बात नहीं, इंसानों को भ्रष्ट करना तो मेरा पसंदीदा शौक है। यंग ने ठंडेपन से जवाब दिया, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने कहा, 3 इच्छाएं मांगो, लेकिन ध्यान रहे तुम मृतकों को वापस नहीं बुला सकती, भविष्य में यात्रा नहीं कर सकती और कोई एस्केप 3 in 1 नहीं मांग सकती। बाकी सब कुछ तुरंत पूरा होगा। लेकिन यंग ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वो उसके पीछे पीछे हर जगह गया, दुकानों में, कैफे में, यहाँ तक कि ज्वेलरी स्टोर तक। वो उसे चिढ़ाता रहा और वो पलटकर उसे झिड़कती रही। लोग सोचने लगे कि यंग अपने आप से बात कर रही है। तभी जिन्न हंस पड़ा और बोला, ओह हाँ, बताना तो भूल ही गया, तुम्हें छोड़कर कोई मुझे देख नहीं सकता। यंग ने गुस्से में उसे घूरा, बहुत बढ़िया, अब सबको लगता है कि मैं पागल हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से। जिन्न मुस्कुराया, खैर जानम, तुम थोड़ी पागल तो हो ही। यंग बेकाबू होकर गुस्से में आई, लैंप उठाया और सीधे समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जब वो होटल लौटी तो जिन्न आराम से वहाँ बैठा था, खुद को पोंछते हुए जैसे कुछ हुआ ही न हो। यंग का गुस्सा और बढ़ गया। वो बाहर निकली और उस लैंप को एक सैलानी को सिर्फ 1 दिरहम में बेच दिया। मगर जब वो घर लौटी तो पाया कि जिन्न फिर से वहाँ था। इस बार सोफे पर बैठा उसी दिरहम को उछालते हुए बोला, अब तुम मेरी रानी हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। यंग ने सोचा अगर वो उसका कोई कमजोर बिंदु जान ले तो शायद उससे छुटकारा पा सके। उसने पूछा, तो क्या तुम उड़ सकते हो? जिन्न ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आओ दिखाता हूँ। कुछ ही पलों में वो दुबई के आसमान में उड़ रहे थे। यंग उसकी बाहों में थी। किसी भी सुपर हीरो से ज्यादा शानदार नजारा था। वो एक ऊंची इमारत की छत पर उतरे। यंग नीचे झांकती है और कहती है, वाह, तो तुम सच में जिन्न हो। बताओ, अगर मैं तुम्हें नीचे धक्का दूं तो क्या तुम इंसानों की तरह मर जाओगे? जिन्न घबराकर हंसता है, तुम मजाक कर रही हो, है ना? लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और कहे, यंग सच में उसे धक्का दे देती है। जिन्न नीचे गिरता है, फिर अचानक गायब होकर यंग के सामने प्रकट होता है। इस बार उसका चेहरा और भी भयावह और अंधकार से भरा हुआ था। वो कहता है, वो अच्छा जिन्न मर गया, मुझे ये चेहरा तुम्हें पहले ही दिखा देना चाहिए था। उसे उस लड़की की याद आती है जो 1000 साल पहले उसे मिली थी, जिसने कहा था, सजा चाहे जितनी भी बड़ी हो, हम दोनों साथ भुगतेंगे। उसकी दयालुता उसे अब तक सताती थी। वो आह भरकर बोला, मैंने सोचा था जब तुमसे दोबारा मिलूंगा तो तुम बदल चुकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं, तुम तो और भी पत्थर दिल हो गई हो। अब अपनी पहली इच्छा मांगो, मुझसे माफी मांगो और अपनी जान बचाओ। उसने उसका गला पकड़ लिया और कहा, जैसे ही मैं तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी करूंगा और अपनी बेड़ियां तोड़ दूंगा, सबसे पहले तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। लेकिन यंग शांत हंसी हंसते हुए, जबकि वो उसे गला दबा रहा था, फुसफुसाई, तो अभी कर दो। यही पल मेरी जिंदगी के सबसे खुशहाल पलों में से एक है। पहली बार मेरा दिल सच में धड़क रहा है। जिन्न सन्न रह गया। ये कैसी पागल है, मौत के करीब है और खुश हो रही है। उसने उसे छोड़ दिया और आसमान से नीचे गिरा दिया। लेकिन यंग नीचे गिरते हुए भी हंसती रही। जिन्न फिर बीच हवा में उसे पकड़ लेता है और गरजता है, अगर तुमने मुझे फिर छुआ तो मैं सारी इंसानियत को मिटा दूंगा। मुझे नहीं पता था कि इंसान इस हद तक विकसित हो चुके हैं। तुम्हें अब शैतान की भी जरूरत नहीं रही। ये कहकर वो गायब हो गया, यंग को अकेला छोड़कर। बाद में वो किसी तरह अपने कमरे वापस पहुंची, सामान पैक किया और लैंप वहीं दुबई होटल में छोड़ दिया। वो फ्लाइट में बैठी, लेकिन जब वो जहाज के बाथरूम से बाहर निकली तो देखा जिन्न फिर वहीं था। उसकी सीट पर बैठा स्नैक्स खा रहा था। यंग झल्लाई, तुम्हारे इन लंबे बालों का घमंड मैं निकाल दूंगी। गांव पहुंचने से पहले कटवा दूंगी इन्हें। पता है मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं हेयर ओनियल और मर्रो ओनियल पर। मैं अपने शहर किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं लौट सकती जिसके बाल मुझसे लंबे हों। जब वो लोग पहुँचे तो यंग ने उसे अपनी दादी और दोस्तों से मिलवाया। सब हंस पड़े। वाह, तुमने शादी कर ली? यंग ने झेंपते हुए कहा, नहीं नहीं, ये बस मेरा रूममेट है, मैं इसे बस एक तोहफे की तरह लाई हूँ। जिन्न झेंपकर शालीनता से मुस्कुराने लगा। जब सबने उसका नाम पूछा तो उसने कुछ अजीब और पुराना सा नाम बताया। यंग उसे खींचकर गैराज में ले गई और फिर से डांटने लगी। तभी उसकी दादी अंदर आई और देखा कि यंग के हाथ में कुल्हाड़ी थी। उन्होंने कहा, अब किसे मारने का इरादा है? क्या तुम हमारे नियम भूल गई हो? जिन्न फिर गायब हो गया और यंग फिर खुद से बात करती रह गई। गुस्से में वो खुद को शांत करने की कोशिश करती है तो उसकी दादी उसे घड़ी की टिक टिक सुनने को कहती हैं।
जैसे वो बचपन में कहा करती थी। फिर फ्लैशबैक दिखता है जब उसकी दादी कहती हैं, तुम्हारी माँ, पिता और भाई बहन अब वापस नहीं आएंगे। वो बोली, वो सब चले गए हैं। यंग ने पूछा, चले गए मतलब? मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया सिवाय उस तोते के, लेकिन वो तो गिना नहीं जाता, है ना? जब उसे एहसास हुआ कि ये सच है तो वो रो पड़ी और गुस्से में पैर पटकने लगी। उसकी दादी ने उसे अपनी नाराजगी पर काबू पाने के लिए घड़ी की टिक टिक के साथ 60 सेकंड गिनने को कहा। उन्होंने उसे अपने जूतों में पत्थर डालने को भी कहा ताकि वो असुविधा का एहसास करे और सीखे कि दूसरों को तकलीफ देना कितना गलत होता है। लेकिन यंग झल्लाकर बोली, दादी आप बहुत बोलती हैं, मुझे नहीं पता आपसे कैसे छुटकारा पाऊं। उसकी दादी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, ग्रेजुएट हो जाओ और अच्छी नौकरी पालो तो मुझसे दूर रह सकती हो। उस दिन से यंग ने पढ़ाई में जी जान लगा दी। वो टॉप ग्रेजुएट्स में से एक बनी और अपनी खुद की मैकेनिक वर्कशॉप खोल ली। उसके जैसी लड़की के लिए एकदम सही काम। बाद में दादी ने जिन्न को पकड़कर उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछना चाहा, लेकिन जाहिर है वो कुछ समझ नहीं पाया और भाग गया। अगले दिन यंग कुछ गांव वालों के पास से गुजरी जो फुसफुसा रहे थे, वो लड़की पागल है। उसने कार रोकी और बोली, असल में इसे कहते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। धन्यवाद, उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा। वो तो किसी को सच में मार भी सकती है। उसकी दादी शांत स्वर में बोली, शायद, लेकिन हमने उसे बड़ी मेहनत से पाला है। वो सख्त नियमों से जीती है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये सुनकर जिन्न हंसा। यकीन नहीं होता, पूरे गांव ने मिलकर इस लड़की को बड़ा किया। तभी एक बूढ़ी औरत बोली, हाँ, जब भी वो कुछ नुकीली चीज उठाती या किसी जानवर को चोट पहुंचाने की कोशिश करती, जैसे उस दिन मुर्गियों के साथ, हम उससे औजार छीन लेते और उसका ध्यान किसी और चीज पर लगा देते। हम उसे गुस्सा निकालने देते थे, लेकिन किसी को चोट नहीं लगने देते थे। कुछ देर बाद जिन्न को सड़क पर एक वीडियो गेम कंसोल मिला। उसने खेलना शुरू किया और तुरंत उसमें खो गया। पूरे दिन वो एक बच्चे से हारता रहा। हैरान था कि इंसानों की तकनीक कितनी आगे बढ़ चुकी है। जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो वो यंग के पास दौड़ा और पैसे मांगे। उसने गुस्से में मना कर दिया। उसी रात उसने उसकी कार का रास्ता रोक लिया और बोला। बाद में उसने अपने पुराने असिस्टेंट अंकल सैड से शिकायत की, जिसने उसे पैसे देते हुए कहा, तू अच्छा कर रहा है बेटा, सच्चाई के रास्ते पर बना रहे। फिर जिन्न ने काम करना शुरू किया और पैसे कमाने लगा। उसने अपने दोस्त से कहा, उस पागल औरत ने मुझे अपनी कार से मारा। दोस्त बोला, अरे वो तो नॉर्मल है, वो पागल है, छोड़ दे वो। लेकिन जिन्न बोला, चल मैं तुझे दिखाता हूँ असली पागलपन क्या होता है। फिर बोला, वो इंसान भी नहीं है, खुद भ्रष्टाचार का रूप है। अब मेरे पास खुद को बर्बाद करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसने अगला प्लान बनाया। अब मैं देखूंगा कि उसे वाकई इंसानों की जान की परवाह है या नहीं। उसने उसे जिम में बंद कर दिया जब वो वर्कआउट कर रही थी। थोड़ा घायल किया, फिर दरवाजा बंद करके नाटकीय अंदाज में बोला, पूरा जिम अब जलकर राख हो जाएगा और आग शहर तक पहुंच सकती है। सब मर सकते हैं, सिर्फ तुम ही इसे रोक सकती हो। किटी, वो शांति से बोली, जानते हो क्या, आज सिर्फ तुम मरोगे। फिर वो पीछे के दरवाजे से बेफिक्र होकर बाहर निकली, उसे पकड़ा और बुरी तरह पीटा। कितनी बार कहा है, आग से मत खेलो, समझे? जिन्न चिल्लाया, तुम्हें इंसानों की इतनी परवाह है? वो बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे गुस्सा इस बात का है कि तुमने मेरा शेड्यूल खराब किया। वो उसे तब तक पीटती रही जब तक फायर फाइटर नहीं आ गए। उसने उन्हें कहा, चिंता मत करो दोस्तों, मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे दर्द नहीं होता। ये सुनकर वो और भड़क गई और बोली, आज मैं तुम्हें तुम्हारे मालिक के पास भेज दूंगी, किसी रेस कार में या जो भी ये चीज है। बाद में वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त मे के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी कि अचानक जिन्न पानी के कूलर से बाहर निकला। वो चिल्लाई, लेकिन उसने इनविजिबिलिटी मोड ऑन कर रखा था, तो लोगों को लगा वो खुद से बात कर रही है। उसने उसे बाहर खींचा और एक लड़की की हेयर क्लिप पकड़ाई। जब अदृश्य रहो तो ये पहनो ताकि सिर्फ मैं तुम्हें देख सकूं। लोग पहले ही मुझे पागल समझते हैं, अब और अफवाहें नहीं चाहिए। भगवान भला करे। वो बोला, ठीक है, कम से कम इसे एक यादगार के तौर पर रख सकता हूँ। उसने पूछा, तुम इच्छाओं के पीछे इतने दीवाने क्यों हो? क्या मुझसे छुटकारा पाना इतना जरूरी है? जिन्न बोला, बिल्कुल, तुमने मुझे 1000 सालों तक कैद में रखा, मैं क्यों नहीं चाहूंगा? उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? वो बोला, मैं तुम्हारे पास बैठा था जब तुम मेरी आंखों के सामने मिट्टी में बदल रही थी। मैं तुम्हारी गंदी मिट्टी कभी नहीं भूल सकता। मेरा असिस्टेंट भी तुम्हारा पूरा पिछला जन्म देख चुका है। वो बोली, ठीक है, सौदा करते हैं। मैं अपनी पहली इच्छा का इस्तेमाल शुरू करती हूँ और हम एक शर्त लगाएंगे। अगर मैं जीत गई तो बाकी 2 इच्छाएं साधारण होंगी और तुम आजाद हो जाओगे। उसकी शर्त थी, हम पहले 5 लोगों से मिलेंगे और हर किसी को 3-3 इच्छाएं दी जाएंगी। अगर ज्यादातर लोग भ्रष्ट इच्छाएं मांगते हैं तो जिन्न जीतेगा। साबित होगा कि मानवता बर्बाद है। इतना कहकर जिन्न ने वो हेयर क्लिप पहन ली। पहला व्यक्ति जिससे वे मिले वह गांव की दुकान की कर्मचारी थी। उसने कहा, अरे साहब, आज आपके लिए क्या कर सकती हूँ? फिर वे एक बैंक कर्मचारी से मिले जो यंग के साथ पढ़ती थी। जीनी ने कहा, वो दूसरा हुआ। वाह, आज के ग्राहक कितने उदास लग रहे हैं, ये तो मुझे मेरी सोच से भी पहले भ्रष्ट बना देंगे। फिर एक कुत्ता सामने आ गया। उसने कहा,
वो हमारे तीसरे ग्राहक हैं। यंग ने तंज में जवाब दिया, सॉरी, कुत्ता तो बोलता ही नहीं है। जीनियस। उसके बाद एक आदमी गाड़ी से गुजरा, एक रेस्टोरेंट मालिक का बेटा और नया गांव वाला जो यूट्यूब चैनल चलाता था। यंग ने कहा, तो कुल 5 लोग हुए। जीन, अब तेरा नंबर, अपना जादू दिखा। अगले दिन जीन मिस्टर सेड के साथ बैठा और बोला, मैं किसी भी हाल में उससे हार नहीं सकता। वह 80 साल से ज्यादा नहीं जिएगी। मैं बस तब तक छुप जाऊंगा जब तक वह मर न जाए, फिर आजाद हो जाऊंगा। अपना जादुई कालीन लेकर मैं गायब हो जाऊंगा। वह यंग की दादी के घर गया और बोला, यंग को मत बताना कि तुमने मुझे देखा, बस वो सलाद वाला बाउल दे दो, मुझे उसकी जरूरत है। फिर वह अपनी चटाई पर उड़ गया, सोचते हुए कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन बीच आसमान में फाइटर जेट्स ने उसे पकड़ लिया। खबर फैल गई कि कोरिया और जापान के बीच कोई अजीब चीज उड़ रही है। यंग ने उसे देखा और चिल्लाई, तुमने सिर्फ एक सलाद बाउल के लिए 2 देशों के बीच युद्ध छेड़ दिया और कहते हो कि बस अकेले रहना चाहते थे। फिर उसने कहा, अगर 5 ग्राहकों में से किसी एक की इच्छा से पूरी दुनिया बदल जाए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसे वापस कैसे लिया जाए। सुबह के समय वह उससे एक छत पर मिला। उसने कहा, अगर तुम अपने शब्द इस पंख से लिखो तो वे समय के अंत तक सच्चे रहेंगे। तभी एक आदमी अंदर आया, इमारत का मालिक। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। उस आदमी ने जवाब दिया, हमारे बीच अनुमति की जरूरत नहीं है, बस वही करो जो मैं कहता हूँ। जब मौका मिले पंख निकालो और भाग जाओ। उसने लड़की को पकड़ा और छत से नीचे फेंक दिया, लेकिन वह आदमी भी उसके पीछे कूद गया और उसे बचा लिया। उसी समय उसके पंख खुल गए। लड़की ने पूछा, अगर तुम्हारे पास पंख थे तो तुमने मदद के लिए चिल्लाया क्यों? वह बोला, मैं बस घबरा गया था। लड़की ने पंख निकाला और भाग गई। वही पंख दरअसल वही कलम निकला जिसके बारे में जिनी बात कर रहा था। फिर जिनी का सहायक सामने आया और बोला, लगता है तुम आजाद हो गए। जिनी ने कहा, हाँ, तुम हमेशा कहते थे कि मैं लोगों को भ्रष्ट करता हूँ, लेकिन अब इंसानियत को देखो, मैं 1000 साल से गायब हूँ और फिर भी लोग लालच और युद्ध से एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं। उसका सहायक बोला, काफी बातें हो गईं, अब मैं तुमसे जल्द ही निपटूंगा। फिर वे अपने पहले ग्राहक के पास गए। वही लड़की जो दुकान में काम करती थी। उसका बॉस उससे बहुत बुरा बर्ताव करता था। जब वह स्टोरेज रूम में गई तो उसे एक लैंप मिला। जिनी वहाँ प्रकट हुआ और उसे 3 इच्छाएं दी। वह गुस्से में थी और बोली, मैं शादी के आयोजन की मैनेजर बनना चाहती हूँ। और उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो गई। उसने अपने क्रूर बॉस से बदला ले लिया और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इतनी जल्दी तरक्की मिल गई। जब यंग उससे मिली तो लड़की ने कहा, क्या तुम अपनी कार का ऑयल बदलवाने नहीं आई? यंग ने मुस्कुराकर कहा, नहीं डार्लिंग, मैं अब नई इंपोर्टेड कार खरीद रही हूँ, इसलिए चिंता मत करो। बस यंग को इतना दुख था कि उसके वर्कशॉप ने एक रेगुलर ग्राहक खो दिया था। फिर यंग को याद आया कि वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त में मई से कैसे मिली थी। स्कूल के दिनों में मे को कुछ लड़कियां तंग करती थीं, तो यंग ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने मे को नहीं छोड़ा तो वह उन्हें जला देगी। और यह सिर्फ मजाक नहीं था, उसने सच में गैसोलीन की बोतल लाकर बाथरूम में उन पर उड़ेल दी थी जब वे अंदर थीं। उसके बाद यंग और मे की गहरी दोस्ती हो गई। यंग ने उसकी मदद की और बाद में मे एक डेंटिस्ट बनी, अपनी खुद की क्लिनिक के साथ। सच कहें तो हर किसी को ऐसी दोस्त की जरूरत होती है। बाद में सईद ने जिनी को यंग के बारे में सब बताया जो उसने उसे देखते हुए सीखा था। वह कई नौकरियां करती थी, सख्त रूटीन फॉलो करती थी, गोता लगाती थी, पहाड़ चढ़ती थी। ये सब इसलिए क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी मौत किसी दुर्घटना में प्राकृतिक तरीके से हो। जब वे उसके वर्कशॉप पहुंचे तो देखा कि उसने पहले से ही ताबूत बना रखे थे, हर स्थिति के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि वह अपनी दादी के मरने का इंतजार कर रही थी ताकि उसके जाने के बाद वह भी उसके पीछे चली जाए, जैसे बैटरी खत्म हो जाती है। सईद ने पूछा, अगर यंग मर जाएगी तो तुम उस पर बदला कैसे लोगे? जिनी बोला, मैं उसकी दादी की सेहत की रक्षा करूंगा ताकि उसे कुछ न हो। उसके बाद जब भी दादी कहती, ओह मेरी पीठ दुख रही है, तो जिनी तुरंत उसकी जगह जाकर काम करने लगता। धीरे धीरे दादी ने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। वह पूरी तरह सेहतमंद थी, बस बीमार होने का नाटक करती थी। फिर मिस्टर सईद जिनी के पास आए और बोले, यंग को कुछ याद नहीं है। जिनी गुस्से में बोला, क्या? उसने ही मुझे 1000 साल के लिए कैद कराया था और अब उसे कुछ याद नहीं? वह तो नेक इंसान होनी चाहिए थी। क्या आप मेरा मजाक उड़ा रही है? उसे मत बताना कि वह कभी अच्छी इंसान थी जिसने दूसरों की मदद के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। सईद ने कहा, चिंता मत करो, बताने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। वह मुड़कर चली गई। उसने पुकारा, अरे अच्छा आउटफिट है, कहाँ जा रही हो? फिर उसे मे की क्लिनिक में देखा गया और बाद में वह जिनी के साथ शॉपिंग और खाना खा रही थी। दोनों साथ बैठे शहर की ऊंची ऊंची इमारतों की ओर देख रहे थे। जिनी ने कहा, मैं तुम्हें वहाँ ऊपर ले जाऊंगा अगर तुम वादा करो कि मुझे फिर से धक्का नहीं दोगी। वह उसे ऊपर ले गया और जब वे सबसे ऊपर खड़े थे तो वह अचानक बोली, मुझे तुम पसंद हो। वह चौंक गया, क्या कोई ऐसे भी इजहार करता है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जब उसने पूछा क्यों, तो यंग बोली, क्योंकि तुम इंजन जैसे हो, तुम्हारे साथ मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती तुम्हारी भावनाएं महसूस करने में, तुम बहुत आरामदायक हो। वह बोला, वाह
मुझे इंजन बना दिया, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। उसने उससे कहा, तुम्हें रोमांस चाहिए? मैं तुम्हें देता हूँ। फिर उसने पूरे शहर की लाइट्स बंद कर दी, उसे सितारों की खूबसूरती दिखाई और दोनों ने एक जादुई रोमांटिक पल साझा किया। अगले दिन यंग उसके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी। वह उस एहसास को दोबारा जीना चाहती थी, लेकिन जिन्न उससे भागने की कोशिश करता रहा। वह उसके पीछे हर जगह भागी। बाद में उनकी मुलाकात एक और ग्राहक से हुई जो बैंक की कर्मचारी थी। वह यंग का अकाउंट खोल रही थी और उसमें अविश्वसनीय रकम देखकर गुस्से और जलन से भर गई। वह उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। उस रात गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ जहां सब इकट्ठा हुए, सिवाय यंग के जो अपने वर्कशॉप में ही रही। वहां तथाकथित अच्छाई का देवदूत प्रकट हुआ। उसने उससे पूछा, माफ कीजिए, लेकिन आप हैं एग्जैक्टली क्या? आप हैं कौन सी प्रजाति और आपके पंख इतने काले क्यों हैं? उसने जवाब दिया, उसके लिए माफ करना, अगली बार तुम्हारे लिए उन्हें गुलाबी बना दूंगा। उसने कहा, मैंने एक बात नोटिस की है, आपके चैरिटी के दौरान जिन्हें भी आप खाना खिलाते हैं वे ठीक बाद में मर जाते हैं, ऐसा क्यों? उसने जवाब दिया, अगर दूसरे तरीके से सोचो तो मेरा मिशन उनके दिलों को शांति देना है। फिर उसने पूछा, तो साफ साफ बताइए, नियम क्या है? आपको प्यार में पड़ने की मनाही है या कुछ और? मैंने उसने कहा, बिल्कुल सही, वह वर्जित है। वह मुस्कुराई और बोली, अरे उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है स्वीट हार्ट, आप तो पहले ही मेरा दिल ले चुके हैं, अब जाओ, इससे पहले कि मैं तुम पर पानी छिड़क दूं। अगले दिन हम पहली ग्राहक को देखते हैं। वह महिला जो ब्रांच मैनेजर बनी थी। उसकी दोस्त उसका सम्मान नहीं करती थी या उसे गंभीरता से नहीं लेती थी। अपनी तेजी से हुई प्रमोशन पर पछताते हुए वह वापस दिए के पास गई और अपनी दूसरी इच्छा जताई कि वह 20 साल पीछे चली जाए, लेकिन उसकी मैनेजेरियल पोजीशन बनी रहे और साथ ही उसके पास भारी दौलत भी हो। जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे 20 साल पीछे भेज दिया गया। इसी बीच वर्तमान में यंग अपने ऑफिस में थी जब एक पुराने सहकर्मी ने उसे बताया कि वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ अगले घर में रहने आया है। ठीक उसी समय अतीत में जिन्न की मुलाकात यंग के बचपन वाले संस्करण से हुई, जो सिर्फ एक बच्ची थी। उसने कहा, खैर, चूंकि अब हम अतीत में हैं, चलो कम से कम हेलो तो कहें। लेकिन छोटी यंग ने सीधे उसके सिर पर एक पत्थर फेंक दिया। वर्तमान में उसे अपनी यादों में अचानक एक दर्द महसूस हुआ। उसके बगल वाले सहकर्मी ने कहा, कोई फायदा नहीं, तुम अब भी उतनी ही अजीब हो। बाद में उस रात जिन्न एक बार फिर यंग से छुप रहा था, जो गुस्से में उसे ढूंढ रही थी। जब उसे मिल गया तो वह चिल्लाने लगी कि वह बिना बताए हमेशा गायब क्यों हो जाता है। उनकी बहस के दौरान वह कुत्ता, जो उनका एक कथित ग्राहक था, भौंकता हुआ आ गया। उसने कहा, सारे कुत्ते मुझे देखकर भौंकते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मैं उन्हें गोद ले लूंगी। वे इंसानी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। वे जानते हैं कि मेरे पास कोई नहीं है। चिंता मत करो दोस्त, मैं तुझे नहीं अपना रही। फिर वह चली गई। जिन्न ने श्रीमान कुत्ते का अनुवाद करने वाले से कहा कि वह कुत्ते को बताए कि उसकी 3 इच्छाएं पूरी होंगी, बशर्ते कि वह गांव के सारे कुत्तों को मना ले कि वे यंग को देखकर भौंकना बंद कर दें, नहीं तो जिन्न उन सभी को बिल्लियां बना देगा। कुत्ते की इच्छा थी कि वह एक सुंदर अमीर 40 साल का आदमी बन जाए। अगले दिन यंग फिर से लकड़ी का काम कर रही थी, लेकिन इस बार किसी ताबूत के बजाय एक टेबल बना रही थी। उसकी दादी ने उसे फोन किया और उसकी डायरी के नोट्स पढ़े। जब उन्होंने फोन काटा तो यंग गुस्से में जिन्न के पास गई और बोली, लो अपना टूटा फूटा जादू वापस लो। मेरी दादी उस पंख से लिखी मेरी बातें पढ़ पाई। भले ही तुमने कहा था कि कोई नहीं देख सकता, अब हमें नोटबुक और पंख दोनों को छिपाना होगा। जिन्न ने कहा कि दिया सबसे सुरक्षित जगह है, इसलिए वह उसे उसके अंदर ले गया। उसने उससे कहा, देखो इतने लंबे समय से मैं यहाँ अकेला रह रहा हूँ। फिर उसने उसे अंदर फर्नीचर लाने और जगह को सजाने को कहा और दिए को एक आरामदायक शादीशुदा जोड़े के घर जैसा बना दिया। सफाई करते समय एक वैक्यूम क्लीनर अचानक अपने आप चलने लगा और दिए के अंदर एक चमकते द्वार में खिंच गया। उसने समझाया, वह एक पोर्टल है, लेकिन अगर तुम उससे गुजरोगी तो तुम्हें वापस आने में 1 और 1000 साल लग जाएंगे। उसने उससे कहा, तुम्हें उस देवदूत को हराना होगा। मुझे उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो मैं तुम्हें खुद ही खत्म कर सकती हूँ और इंसानियत को मुसीबत से बचा सकती हूँ। वे एक दूसरे के पीछे मजाक मजाक में भागने लगे, हंसते और चिल्लाते हुए। दिए के बाहर उनकी दादी को अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, क्योंकि वे जो फर्नीचर अंदर लगा रहे थे वह सब बिखर गया। तभी पड़ोसी ने दादी को आवाज लगाई। एक पल बाद यंग ने अपनी दादी को रोते हुए पाया। उसने पड़ोसी से पूछा, दादी क्यों रो रही हैं? पड़ोसी ने जवाब दिया, क्योंकि फारूक, वह मूर्तिकार जिसने तुम्हें कार्विंग सिखाई थी, का निधन हो गया। यंग ने कहा,
ठीक है, लेकिन वह उसके लिए क्यों रो रही हैं? अंतिम संस्कार में यंग ने अपनी दादी को यह कहते सुना कि वह उसकी चिंता कर रही हैं। उन्हें डर है कि उसके साथ अचानक कुछ बुरा हो सकता है। बाद में यंग ने बाहर जिन्न से मुलाकात की और उससे कहा, मेरी दादी ने भी अपनी डायरी में बुढ़ापे के लक्षणों के बारे में लिखा है। वह अब बहुत कुछ समझने लगी है और वह डरी हुई है, इसलिए मैं अपनी दूसरी इच्छा का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी दादी फिर से जवान हो जाएं, मेरी ही उम्र की। जिन्न ने जवाब दिया, कृपया इसके बारे में सावधानी से सोचो, अपनी दूसरी इच्छा जल्दबाजी में ना करो। उसने कहा, नहीं, मैं उन्हें अचानक मौत से खो नहीं सकती, लेकिन मैं यह इच्छा 3 दिन बाद पूरी करूंगी, अभी नहीं। फिर वह अपनी दादी के पास गई और बोली, अपनी दोस्तों से कह दो कि तुम एक ट्रिप पर जा रही हो, जाओ और मजे करो, अपनी जिंदगी जियो। इसी बीच पूर्व स्टोर मैनेजर, जो उनकी पहली ग्राहक थी, अपनी बेटी को फोन कर रही थी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वह शहर में उसके अपार्टमेंट में गई और पाया कि उसकी बेटी ने पूरी जगह तबाह कर रखी थी और वह घर पर भी नहीं थी। जब उसकी बेटी ने आखिरकार फोन किया तो उसने उसे डांटा और कहा कि उसने कॉलेज भी छोड़ दिया है। माँ फूट फूट कर रोने लगी, यह समझते हुए कि जब वह एक साधारण मजदूर थी तब उसकी अपनी बेटी के साथ रिश्ते बहुत बेहतर थे। अब उसकी बेटी का भविष्य बर्बाद हो चुका था। तभी जिन वहां आया और उससे कहा, तुम्हारे पास अब भी आखिरी मौका है, तुम अपनी तीसरी इच्छा का इस्तेमाल करके सब कुछ पहले जैसा कर सकती हो। तब उसने जमीन पर पैर जमाकर कहा, नहीं नहीं, इतना नहीं, मैं अपनी तीसरी इच्छा यूं ही बेकार नहीं करूंगी। इसके बाद यंग ने जिन को बुलाया और उसे अपनी दूसरी इच्छा पूरी करने पर मजबूर किया। वह अपनी दादी के पास गई और हैरान रह गई, क्योंकि उसकी दादी अपनी जवानी के चरम पर थीं। यंग ने चौंक कर कहा, दादी, आप जब जवान थीं तो इतनी खूबसूरत थीं। दादी ने आईने में देखा, अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 8, 9, शायद 10 बार बेहोश हो गईं। यंग बस धैर्य से खड़ी इंतजार करती रही कि वो होश में आए। उधर स्वर्गदूत की सहायक अपनी वरिष्ठ अधिकारी के पास जाकर गांव में हो रही घटनाओं की रिपोर्ट दे रही थी, यह बताते हुए कि यंग की दूसरी इच्छा भी नेक और निस्वार्थ थी। जब वह दीपक के पास गई तो जिन झल्लाकर बोला, अरे पहले दरवाजा खटखटाना नहीं आता क्या? इस दीपक की भी अपनी पवित्रता है, समझी? हमेशा की तरह दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने और बहस करने लगे, ये साबित करने के लिए कि आखिरकार सही कौन है। इधर यंग अपनी जवानी में लौटी दादी से परेशान थी, जो अब गांव भर में घूम घूम कर पागलों की तरह खरीदारी कर रही थीं। जो भी चीज नजर आती खरीद लेती। बेचारा यंग सिर पकड़कर बड़बड़ाई, खैर ये सब मैंने ही तो अपने सिर लिया है। उसने अपनी दादी को बैठाकर सख्त बातचीत की और कुछ नियम तय किए कि अपनी नई जवानी में उन्हें कैसे बर्ताव करना होगा। उस रात गांव के एक आदमी, जिसे जिन को इच्छा पूरी करनी थी, गाड़ी चला रहा था कि उसने गलती से एक गजेल हिरनी को टक्कर मार दी। जैसे ही वह उसे मारने वाला था, जिन उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं। आदमी ने हंसकर कहा, ओह समझ गया, अब तुम्हें उसे टक्कर मारने का पछतावा हो रहा है ना? तब जिन ने उस गजेल को ठीक कर दिया और कहा, लो तुम्हारी पहली इच्छा पूरी, अब 2 बाकी हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल सिर्फ तब करना जब वास्तव में जरूरत हो। दीपक खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। वो आदमी गुस्से से फट पड़ा। उसने अपनी पहली इच्छा उस गजेल को बचाने में बर्बाद कर दी थी, जिसे वह मारने वाला था। अगली सुबह मिस्टर सैड जिन के पास आए और बोले, यंग अपने दोस्त के साथ ट्रेनिंग सेंटर में डांस कर रही है। जिन तुरंत वहां पहुंचा। उसका दोस्त फिसल कर गिर पड़ा और जिन सबसे पहले दौड़कर बोला, अरे भाई तुम ठीक तो हो? तभी बैंक मैनेजर आया और अपनी महिला कर्मचारी, वही ग्राहक जिसे पहले देखा था, से पूछा, क्या तुम यंग को जानती हो? उसने कहा, ज्यादा करीब नहीं। मैनेजर ने कहा, ओह हाँ, कैसे होंगी, वो हमारी सबसे अहम क्लाइंट्स में से एक है। यह सुनकर उस औरत की जलन और भी भड़क उठी। उसी पल जिन उसके सामने आया और बोला, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं। चालाक औरत मुस्कुराई और बोली, मैं चाहती हूँ कि यंग के अकाउंट का सारा पैसा मेरे अकाउंट में आ जाए। जिन ने पूछा, मतलब तुम उसकी तरह अमीर बनना चाहती हो? वह ठंडे लहजे में बोली, नहीं, मैं चाहती हूँ उसके अकाउंट का हर एक डॉलर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। जिन ने माथा पकड़ लिया और कहा, सच में यहाँ सबके दिमाग कुछ गड़बड़ हैं। फिर उसने उसकी इच्छा पूरी कर दी और जाकर यंग को बताया। यंग ने लंबी सांस ली और बोली, ठीक है, इस बार तुम जीत गए। फिर उसने जिन से दीपक के अंदर रखी रेत घड़ी के बारे में पूछा, ये चल क्यों नहीं रही? लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे अपनी पुरानी यादों की झलकियां दिखीं। तब उसे एहसास हुआ कि जो सपना वो बार बार देख रही थी, वो सिर्फ सपना नहीं था। अगले दिन अपनी वर्कशॉप में उसका नया पड़ोसी अपने बेटे को लेकर कार ठीक कराने आया। उसने बेटे को वहीं छोड़ दिया। लड़का बातूनी और थोड़ा शरारती था, चलते वक्त लंगड़ाता था। उसने यंग को प्राचीन कोरियो साम्राज्य की कहानियां सुनानी शुरू की, पर उसने झल्लाकर कहा, कृपया मेरा सिर मत खाओ, मुझे सिर दर्द है और मुझे बच्चे पसंद नहीं। उसने मिस्टर सैड को बुलाया कि वो दुकान संभाले, जबकि वो बाहर गई।
उधर वो लड़का अपनी परछाई देख रहा था जो एक विशाल तेंदुए जैसी लग रही थी। इसी बीच यंग अपनी दादी को देखने गई जो अब घर पर शायद ही रहती थी। उसने उन्हें एक कैफे में अपनी सहेली माई के साथ हंसते हुए बातें करते देखा। यंग झुंझलाकर लौट आई। उसकी दादी तो अपनी नई जवानी का मजा कुछ ज्यादा ही ले रही थी। उस रात यंग आईने के सामने खड़ी होकर गहरी सोच में डूबी रही, उस रेत घड़ी के बारे में जो उसने देखी थी। सोचती हूँ, उसने बुदबुदाया, आखिर मैंने तब क्या मांगा था। तभी उसने बाहर स्वर्गदूत के सहायक को देखा। वह बाहर गई और बोली, यहाँ किस काम से आए हो? उसने जवाब दिया, सुना है तुमने दूसरी इच्छा इस्तेमाल कर ली। यंग ने कहा, तो तुम्हें इससे क्या? वह मुस्कुराया, तुम कोई इच्छा पुलिस नहीं हो। फिर उसने तंज करते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि जिन तुम्हें नष्ट क्यों करना चाहता है? यंग बोली, क्योंकि मैंने ही उसे दीपक में कैद किया था, यही वजह है। वह पास आकर बोला, तो तुम असली वजह नहीं जानती है ना? यंग ठिठक गई, उसे जानना था। उसने कहा, अगर सचमुच शुरुआत से सब जानना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, तुम सब कुछ अपनी आंखों से देखोगी। वो थोड़ा झिझकी और बोली, और मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? उसने जवाब दिया, क्योंकि जिन तुम्हें मिटाना चाहता है और वो मेरा दुश्मन है, तो मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हुआ। उसने हंसते हुए ताना मारा, सच में? अब खत्म हुआ तुम्हारा ड्रामा? फिर उसने एक छोटे से पिल्ले को उठाया, उसे हल्के से सिर पर मारा और बोली, अब मेरी नजरों से दफा हो जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे काले बाल सफेद हो जाएं। लेकिन उसकी मार असली में लगी सीधा उस सहायक को जो मिस्टर सैड से बात कर रहा था। वो सिर पकड़कर बोला, कमाल है, अब कल का दिन भारी पड़ेगा। वो तूफान की तरह मुझ पर टूट पड़ेगी। अगले दिन जिन यंग के वर्क प्लेस पर पहुंचा जहां सरकारी अफसर जांच पड़ताल कर रहे थे। जैसे ही वह अंदर गया, किसी ने फुसफुसाकर कहा, ओह नहीं, स्वर्गीय सैनिकों के प्रमुख ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है कि तुमने कल उसे बुलाया था। यंग ने तंज कसा, तो क्या अब खुद का परिचय देने आए हो? दरअसल अफसर एक लापता व्यक्ति के केस में सबूत ढूंढ रहे थे। यंग ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन मदद की पेशकश की और पीड़ित की तस्वीरें लेने लगी। जब सब चले गए, उसने अपनी दराज खोली। अंदर एक कागज का टुकड़ा था जिसमें एक सुनहरा बाल चिपका था, ठीक उसी रंग का जैसा उस लापता व्यक्ति के बाल थे। वह बाल उसे पहले उस रेस्तरां मालिक के बेटे की कार में मिला था जब वह मरम्मत के लिए आया था। इसी बीच उसकी जवानी लौटी। दादी फिर से सज धज कर अपनी सहेली माई के साथ बाहर निकल गई। एक ग्रामीण ने उन्हें देखा और शक करने लगा। गांव की औरतों के बीच यह बात फैल गई कि कुछ गड़बड़ चल रही है। उन्होंने मान लिया कि अचानक गांव में आई यह रहस्यमयी जवान औरत ही असल में दादी की गुमशुदगी से जुड़ी है। वे सब इकट्ठी होकर यंग के घर पहुंच गईं और उसे आरोप लगाने लगीं कि उसने अपनी दादी को नुकसान पहुंचाया है और अब झूठ बोल रही है कि वो कहीं घूमने गई है। तभी एक औरत का फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं घूमने निकली हूँ बहनों, कुछ महीनों में लौट आऊंगी, यहाँ का मौसम बड़ा सुहावना है। वो आवाज असल में दादी की नहीं थी, बल्कि जिन ने ही दादी का रूप लेकर यंग को बचाने के लिए ऐसा किया था। फिर भी यंग बहुत नाराज थी क्योंकि गांव वालों ने उसके बारे में तरह तरह की बातें फैला दी थीं। बाद में असली दादी ने उससे कहा, मैं कुछ समय के लिए चली जाती हूँ बेटा, ताकि अब तेरे लिए बोझ न बनूं। दादी के जाने के बाद यंग ने जिन का सामना किया। वह गुस्से में बोली, ये सब मेरी ही गलती है, हमेशा एक नाकाम जिन्न से इच्छा मांगकर। नाकाम शब्द सुनते ही जिन के दिल में चुभन हुई। वह चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उधर जलन से भरी बैंक की महिला कर्मचारी ने फिर जिन को बुलाया और बोली कि यंग के अकाउंट की लिमिट बढ़ा दो ताकि वो और पैसे ट्रांसफर कर सके। अगर लालच ने उसकी आंखें न बंद की होती तो वो यह समझ सकती थी कि वो दुनिया की सबसे अमीर औरत बनने की इच्छा मांग सकती थी, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ यंग पर थीं, जिनको उसकी बातों से किसी पुराने इंसान की याद आई जिसने कभी उससे कहा था, मेरा दिल तुम्हारा है। खैर, वह उसकी दूसरी इच्छा थी। कुछ देर बाद यंग बैंक पहुंची और अपने अकाउंट में लाखों जमा कर दिए। उधर जिन सड़क पर वीडियो गेम खेल रहा था जब उसे वही छोटा लड़का मिला जिसके हाथों पर चोट के निशान थे। जिन ने पूछा तो लड़का बोला, कोई बात नहीं, बस घर की परेशानियां हैं। फिर बोला, काश मैं बड़ा आदमी होता ताकि अपनी माँ को उसके पति से बचा पाता। जिन मुस्कुराया और बोला, ओह, तुम सही जगह आए हो, मैं शहर का सबसे बढ़िया इच्छा पूरी करने वाला हूँ। उसने उस लड़के के हिंसक सौतेले पिता को ढूंढ निकाला, उसे रेगिस्तान में घसीट कर ले गया और बोला, अब तेरी मुसीबत मैं हूँ। उस बच्चे से पंगा लेकर तूने गलत आदमी को ललकारा है। वो आदमी चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है क्या? यहाँ कोई मर रहा है। जिन बोला, मुझे तो यहाँ कोई असली मर्द दिख नहीं रहा। कौन सा मर्द 12 साल के बच्चे पर हाथ उठाता है? वापस बैंक में मैनेजर ने उसी महिला कर्मचारी को बुलाया और कहा, तुम यंग के पैसे चुरा रही हो, उसके अकाउंट से सारे ट्रांसफर तुम्हारे अकाउंट में क्यों जा रहे हैं? वो घबरा गई, बोली, मुझे नहीं पता, मैं कसम खाती हूँ, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन मैनेजर ने उसकी बात नहीं मानी। वह तो यंग जैसा दिखने के लिए नकली महंगा बैग लेकर आई थी। वह बस एक सस्ती नकल थी जो अमीर बनने का नाटक कर रही थी। मैनेजर ने सिर हिलाया और बोला, तुम्हें चोरी के लिए नहीं, बेवकूफी के लिए सजा मिलनी चाहिए। उधर यंग ताई के ऑफिस पहुंची और बोली, मैं अतीत में लौटना चाहती हूँ, सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, जैसा तुमने वादा किया था।
ताई ने हामी भरी और उन्होंने वैसा ही किया। अचानक यंग 1000 साल पीछे पहुंच गई। उस वक्त एक काफिला रेगिस्तान से गुजर रहा था जिसमें 2 बच्चे भी थे। तभी जंगली कुत्तों का झुंड उन पर टूट पड़ा। काफिले के आदमियों ने लंगड़ाते लड़के को कुत्तों के आगे फेंकने का फैसला किया ताकि बाकी बच सकें। वो लड़का यंग का भाई था। यंग चिल्लाई, रोई, पर कुछ नहीं कर पाई। तभी जिन उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, ये इच्छाओं का क्षण है, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? उसने कहा, मेरी पहली इच्छा है उस लड़के को बचाना और उसे लंबी जिंदगी देना। उसकी दूसरी इच्छा थी सारे बच्चों को बचाना, ताकि कोई आदमी फिर कभी किसी बच्चे को जंगली जानवरों के आगे चारा न बनाए। तभी ताई प्रकट हुआ और बोला, मैं तुम्हारा इरादा समझता हूँ, लेकिन तुम्हारी इन इच्छाओं की वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई। यंग रो पड़ी और बोली, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। जब जिन वहाँ पहुँचा, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हम दोनों ने गलतियाँ की हैं, अब हमें अपनी सजा जिंदगी भर भुगतनी होगी। वो उसकी आखिरी इच्छा थी और उसी के साथ जिन उस जादुई चिराग में हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर कहानी कट होती है। एक यूट्यूबर अपने कमरे में बैठा झल्ला रहा था। कह रहा था, काश इस गांव में कुछ दिलचस्प होता, कुछ ऐसा जिसे मैं रिकॉर्ड कर सकूं, जिससे व्यूज और लाइक्स मिले। काश कोई अपराध हो जाए और मैं उसे सुलझाऊं, वो तो वायरल हो जाएगा। उसी पल जिन जो ऑनलाइन था उसने उसकी इच्छा पूरी कर दी। अचानक वह यूट्यूबर खुद को एक अपराध स्थल पर पाया जहां जमीन में कुछ दबा हुआ था और वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था। उसने खुदाई शुरू की और जमीन से एक सड़ी गली लाश निकल आई। अगले दिन पुलिस जांच के लिए गांव पहुंची और गांव वालों की उंगलियां सीधा यंग की तरफ उठी। उधर यंग की दादी सुपरमार्केट में थीं जब उन्होंने 2 औरतों को बात करते देखा। वो एक रैक के पीछे छिप गईं और उनकी बातें सुनने लगीं। एक बोली, ये काम जरूर यंग ने किया होगा, हमारे बीच वही सबसे अजीब है। दूसरी ने कहा, पागल हो क्या, किसी इंसान का शरीर गलने में 20 साल लगते हैं, तब यंग तो बच्ची थी, वो कैसे कर सकती थी? दादी ये सब सुनकर बहुत आहत हुई। घर लौटकर उन्होंने यंग से कहा, लोग कुछ भी कहें या इल्जाम लगाएं, तुम बस अनसुना कर देना। यंग ने हंसते हुए कहा, ठीक है दादी, पहले खाना खा लेते हैं, भूख लगी है। ये सब बातों का टाइम नहीं है। बाद में वो खेत गई सब्जियां लेने, जहां उसकी मुलाकात उस बैंक कर्मचारी औरत से हुई जिसने उसके पैसे चुराए थे। वो औरत अकड़ कर बोली, बैंक को कॉल करके कहना कि तुमने मुझे पैसे अपनी मर्जी से दिए थे। यंग ने शांत लहजे में कहा, लेकिन तुमने चोरी की थी। अगर बैंक ने मुझसे पूछा तो मैं सच बताऊंगी कि तुम चोर हो। औरत मुस्कुराई, मैं अपनी आखिरी इच्छा से तुम्हें मार सकती हूँ, तब सब खत्म हो जाएगा। यंग ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं मर भी गई तो मेरी दादी सब कुछ विरासत में पालेंगी और वो तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना देंगी। वैसे भी इच्छाएं किसी की जान और मौत पर हुकूमत नहीं करती और मेरी जिंदगी तो तुम्हारी जिंदगी का केंद्र बन चुकी है, इसलिए हार तो तुम्हारी ही होगी। फिर वो मुस्कुराई और बोली, अपनी हार का मजा लो। उस रात यंग और जिन गांव की सबसे ऊंची जगह पर बैठकर अपने पसंदीदा शौक तारों को देखने में मशगूल थे। दोनों देर रात तक बातें करते रहे। जिन ने नरमी से कहा, अगर कभी तुम्हें सहारे की जरूरत हो तो मेरा कंधा हमेशा तुम्हारे लिए है। उसकी बातों में एक कवितामय सच्चाई थी। यंग ने हल्की मुस्कान दी और बोली, मुझे तो इसकी बहुत जरूरत है। लेकिन शरारती स्वभाव वाली यंग ने तुरंत चाल चली। जैसे ही वो उसके करीब झुकी, उसने जिन को हल्के से टांग मारी और वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उधर माई एमआई यंग के घर पहुंची और दंग रह गई जब उसने यंग की जवान और चमकती हुई दादी को बाहर निकलते देखा। उसे सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं था। माई ने विनम्रता से कहा, ओह, आप यंग की दादी होंगी? तभी यंग जिन के साथ वहाँ पहुंची। माई ने शक से भौं उठाई, रुको जरा, तुम्हारी दोस्त तुम्हारे घर से बाहर आ रही है और तुम एक लड़के के साथ अंदर जा रही हो, मामला क्या है? यंग ने झेप कर कहा, मैं सब समझाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। फिर वह पागल आदमी रेस्तरां मालिक का बेटा जिनसे दोबारा मिला और जबरदस्ती अपनी दूसरी इच्छा मांगी। उसकी दूसरी इच्छा थी 20 साल पीछे समय में लौट जाना। जब वो लौटा तो सामने सच्चाई आई। वही इस हत्या का अपराधी था जिसकी जांच अब पुलिस कर रही थी। वह जानना चाहता था कि उसके अपराध का गवाह कौन था और वो गवाह उसकी अपनी माँ निकली। वो वर्तमान में लौट आया और चिल्लाया, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा कि वो तुम थी? इतने सालों से मैं डर डर कर जी रहा हूँ। अगले दिन यंग उसकी माँ के रेस्तरां में पहुंची जहाँ फॉर सेल का बोर्ड लगा था और कीमत उसकी असली कीमत से बहुत कम थी। अगले दिन वो उस पागल आदमी के पास गई। उसके हाथ में वो सुनहरा बाल और हेयर डाई का सैंपल था जो उसे उसकी कार में मिला था। वो बोली, सुना है तुम्हें अपने शिकारों के बाल रंगने का शौक है, तुम हेयर ड्रेसर ही बन जाते, जिंदगी आसान होती। वो हैरान रह गया, तो तुम सबूत देने आई हो, पुलिस को नहीं? यंग मुस्कुराई, नहीं, मुझे इसमें दिलचस्पी है, लेकिन तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। शायद हम मिलकर काम कर सकते हैं। वो हंस पड़ा, मुझे पता था तुम भी मेरी तरह पागल हो। जब यंग घर लौटी, जिन ने हैरानी से पूछा, तुमने सबूत उसे क्यों दे दिया? वो बोली,
क्योंकि अगर मैंने पुलिस को दिया होता तो वो अपनी तीसरी इच्छा से जेल से बच निकलता। किसी को ये नहीं पता कि लाश कहाँ है। अब वो अपनी आखिरी इच्छा से अतीत में जाकर सबूत मिटाएगा और उसी पल तुम मेरी डायरी लेकर मेरे पुराने मैं को दोगे। जिन उसकी चालाकी देखकर दंग रह गया और बोला, तुम तो गजब की हो यंग, चिराग में रहना तो तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं। बाद में जिन ने कहा, चलो इस बार कहीं और चलते हैं, दुबई। उसने बताया कि वहाँ वो किसी से मिलेगा जो उसे ये बता सकता है कि उसके 1000 साल के जीवन में से 20 साल की यादें क्यों गायब हैं। तो वो दोनों निकले। माई और दादी भी साथ थीं। वहाँ पहुंचकर जिन ने यंग से कहा, चलो इस दूसरे चिराग को रगड़ो। जैसे ही यंग ने ऐसा किया, उसमें से एक बेहद खूबसूरत महिला जिन्न प्रकट हुई। जिन ने आह भरी और बोला, ओह ये। वो औरत मुस्कुराई और बोली, हाँ मैं इसकी एक्स हूँ। यंग ने भौं उठाई, वाह तो कितना पुराना रिश्ता है। जिन झेपते हुए हंसा, ओह बहुत पुराना, बहुत पहले की बात है। वो उसकी आखिरी इच्छा थी। और इसी तरह जिन को चिराग में बंद कर दिया गया। फिर कहानी कटकर एक यूट्यूबर के कमरे में आती है। वह चिढ़कर सोच रहा था कि गांव में कुछ दिलचस्प हो जाए जिसे वह रिकॉर्ड कर सके और व्यूज ऑफ लाइक्स मिले। वो बड़बड़ाता है,